नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। आज एक विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो विश्लेषण है कि भारत का प्राण धर्म क्या है और भारत के प्राण धर्म को किन किन कारक और तत्वों के द्वारा प्रभावित होना पड़ा, किन किन तत्वों के द्वारा भारत के प्राण धर्म को चोट पहुंची, नुकसान हुई, और कौन ऐसे तत्व है जो भारत के प्राण धर्म को उन्नति के पथ पर, प्रगति के परम शिखा तक पहुंचा सकता है। ऐसे ही कुछ तथ्यों और तत्वों के बारे में विश्लेषण करना चाहते हैं, क्योंकि आज भारतवर्ष जिस परिस्थितियों से गुजर रही है, ये परिस्थितियां हर भारतीयों को, भारतवासियों को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि ये जो हमारे देश है, ये देश के सच्चा मित्र कौन है और सच्चा जो शत्रु, ये दुश्मन, वो कौन है। क्योंकि मानवता का रक्षा करना होगा तो मानवता के दुश्मनों को पहचान करना बहुत जरूरी है। देश रक्षा करना है तो देश के दुश्मनों को पहचानना भी जरूरी है। इसलिए ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि हमारे देश अब तक का जो प्राण धर्म है, जो वाइटल जूस है, प्राण रस है, किसने चूसा है, किसने अंतःसार शून्य किया है, किसने खत्म किया है और कौन इसको बचाने का कोशिश कर रहा है। इससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि प्राण धर्म है क्या चीज। इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबके बिहेवियर, सबके चरित्र, सबके चिंतन अलग अलग है। किंतु यह भी देखा जाता है समरूप समान चरित्र के बहुत सारे लोग दिखेंगे। ये इनकी जो चरित्र है, ये समान जैसा है कि बट समान नहीं है होता है। क्यों? कि हर व्यक्ति की मन की चिंतन धाराएं, वृत्ति प्रवृत्तियों का जो प्रभाव है, उनके व्यवहार, उनके स्वभाव और चरित्र में पड़ता है। इसलिए दो व्यक्ति का चरित्र एक जैसा हो सकता है बट एक नहीं होता है, सिमिलर हो सकता है बट आइडेंटिकल नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में इंटरनल जो मानसिक श्रृंखला या डिसिप्लिन को लेकर चलते हैं, अर्थात मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी अच्छाई या बुराई, ये सारे उनके बिहेवियर को
प्रभावित करते हैं और मनुष्य के अंदरूनी जो श्रृंखला है, जो डिसिप्लिन है, बुद्धि है, बोधि है और आध्यात्मिक अनुप्रेरणा है, आध्यात्मिक अनुशीलन है, वो उनके व्यक्तिगत जीवन का, उस इंडिविजुअल का प्राण धर्म है। वही उस व्यक्तित्व को बचा के रखता है, वही उस व्यक्तित्व को अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। ठीक उसी तरह से व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का चिंतन शैली उनके समूह को प्रभावित करता है। अर्थात एक ही तरह के सोचने वाले, एक ही जैसे व्यवहार करने वाले समूह का निर्माण होता है। जब एक समूह एक ही तरह के श्रृंखला, एक ही तरह के अनुशीलन, एक ही तरह के विश्वास को मान लेते हैं, तो उनकी जो समाज के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति जो सोच है, वो अलग अलग हो जाते हैं। ये जो अलग अलग दृष्टि, अलग अलग सोच, यही एक ग्रुप का प्राण धर्म कहलाता है। जब एक ही विचारधाराएं, एक ही विचार शैली, एक ही सोचने की शैली जब मनुष्य के नस नस में बहने लगती है, उसी को कहा जाता है, उस गोष्ठी का, ये ग्रुप का प्राण धर्म है। उस गोष्ठी आधारित भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर एक विशेष प्रकार की संस्कृति, सभ्यता, तकनीक जागृत होता है। वो उस देश का, उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र का प्राण धर्म कहा जाता है। यही कारण है दो ज्योग्राफिकल क्षेत्र के लोगों की सोच, समझ, चरित्र, व्यवहार दूसरे ज्योग्राफिकल भौगोलिक परिक्षेत्र में अलग अलग होते हैं। जैसे इटली, फ्रांस, यूरोप, स्पेन, अमेरिका, ये सभी यूरोपियन विचारधारा के होने के बावजूद भी सभी देशों का अपना अपना विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। सभी देश को, लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग है, एक अलग विजन है दुनिया के बारे में। और यही कारण है यूरोप और एशिया के भी सोचने की जो शैली है, देखने की जो शैली है, नजरिया है, वो बिल्कुल अलग है। यूरोप का सोच पूरब के सोच से बिल्कुल अलग है। पश्चिमी देश का ज्योग्राफिकल बैरियर मनुष्य को भौतिक जगत में बढ़ने में मदद किया। पूरब के देश के लोगों में भौतिक चीजों की अभाव नहीं थी, अर्थात
विशेषकर हम जिस देश में रहते हैं, भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में धान, गेहूं अर्थात जीवन जीने की जितने भी प्रयोजनीय आवश्यक वस्तुएं थे, ये पर्याप्त मात्रा में थे। इसी कारण इस देश का नाम भी भारत वर्ष पड़ा। भर का मतलब होता है जीवन जीने का पर्याप्त, भरण पोषण के लिए पर्याप्त वस्तु। ता का मतलब होता है विस्तार, अर्थात जिस देश में जीवन जीने के लिए भरपूर वस्तुएं हो, उपादान हो, और जहां पर संपूर्ण विकास की सुविधाएं हों, वही है भारत वर्ष का मतलब विस्तृत भूमि। वो विस्तृत भूमि जहां पर धन धान्य की कमी नहीं हो और मनुष्य के त्रिविध उन्नति विधान के लिए भी कोई कमी नहीं हो, वही है भारतवर्ष। तो ये भारतवर्ष की जो जीवन शैली है, विचार है, सोचने की शैली है, बिल्कुल पाश्चात्य देश से अलग है। उनकी जीवन शैली पाश्चात्य की भौतिकवाद पर आधारित हुई है परिस्थितियों के कारण, किंतु भारतवर्ष की विचार शैली पूर्णतया उनसे अलग है, उनका विरुद्ध। वो है भारतवर्ष की जो विचार शैली है वो अंतर्मुखी है, आत्म केंद्रिक है, आध्यात्म केंद्रिक है। कह सकते हैं कि भारतवर्ष का जो प्राण धर्म है वो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी ही रहा है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है भागवत धर्म। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है आत्मा संबंधित, अर्थात यहां मनुष्य अपने भौतिक इच्छाओं और प्रयोजनीयता को उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना मनुष्य अपने आध्यात्मिक भावधारा पर चेष्टाशील, प्रयासशील रहते हैं। जितना चिंतन मनुष्य आध्यात्मिकता पर करते हैं उससे कम भौतिकता पे करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन का हर कुछ आध्यात्मिकता से ही आया है और सब कुछ उन्हीं में मिल जाएगा। जिसके कारण भारत के जन जन, कण कण, भारत भूमि के कण कण में आध्यात्मिक भाव प्रवणता, आध्यात्मिक प्रेरणा फल्गु धारा जैसी बहती आई है। यही कारण है कि भारतवर्ष के लोग अंतर्मुखी होकर मानसिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में ज्यादा उन्नति किए हैं, दर्शन जगत में ज्यादा उन्नति किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भारतवर्ष सबसे अग्रणी थे इतिहास में। गुरुकुल व्यवस्था और विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का जन्म इस भारतवर्ष में सबसे पहले हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष की जो शिक्षा व्यवस्था है, भारतवर्ष की जो जीवन शैली है, भारतवर्ष की दर्शन है, भारतवर्ष की कॉमन जो बिहेवियर है वो एक रूप है, समरूप है, वो आध्यात्म प्रवण है, आध्यात्मिकता से प्रभावित है। बट ये जो आध्यात्म प्रधान, प्रेम प्रधान, प्यार मोहब्बत करने वाले ये भारतीय जनगोष्ठी, इनको किन किन तत्वों ने प्रभावित किया? सबसे पहले भारतवर्ष के जो प्राण धर्म है, जो वाइटलिटी है, जो प्राण रस है, जिस पर भारतवर्ष का सब कुछ टिका हुआ है, उस आध्यात्मिकता को सबसे पहले आघात अगर पहुंचाया है वो है मुगल और पठानों ने। मुगल पठानों ने
अपने भावधारा को भारतवर्ष के आध्यात्मिक भावधारा पर थोपने का बहुत कोशिश किया। शासन तंत्र के माध्यम से, दैहिक शक्ति के माध्यम से, किंतु भारतवर्ष के प्राण धर्म इतने मजबूत, इसकी जड़ें इतनी मजबूत, इतनी गहरी और इतनी डीप थी कि वो हमारे भारतवर्ष के प्राण धर्म को प्रभावित पार्शियली किया, बट खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि वो पर्सिया, इजिप्ट जैसे देशों के साथ लड़ते लड़ते उनकी प्राण शक्ति कमजोर हो चुकी थी, जिसके कारण भारतवर्ष का प्राण धर्म वो हिला न सका। भारतवर्ष में रह गए, साथ ही साथ एक ही साथ जीने लगे, रहने लगे, लेकिन भारतवर्ष का प्राण धर्म खत्म न कर पाया। मुगलों के बाद जो भारतवर्ष के प्राण धर्म को समूल नष्ट करने का प्रयास किया वो है ब्रिटिश। ब्रिटिश इन्वेशन भारत के प्राण धर्म को डायरेक्ट आघात नहीं किया, बट अप्रत्यक्ष रूप में भारतवर्ष के प्राण रस को चूसने का कोशिश किया। भारतवर्ष की मूल जो शिक्षा नीति थी वो आध्यात्मिक प्रवण थी। सब जानते हैं कि भारतवर्ष के युवाओं को 10 साल पूरा होने के बाद उनको गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल में वो 12 साल से 25 साल तक गुरुकुल में रहते थे, जहां पर उनकी आध्यात्मिक जीवन शैली का कल्टीवेशन होता था। वहां पर खेती होती थी आध्यात्मिकता की। हर व्यक्तियों को आध्यात्मिक भावधारा में आध्यात्मिक साधना के द्वारा उनको उन्नत किया जाता था। एट द सेम टाइम कृषि नीति, शस्त्र विज्ञान, भौत विज्ञान, ये सारे शिक्षाओं को दी जाती थी, जिसके कारण वो अव्यवहारिक ना हो। आध्यात्मिकता को अपने जीवन का मूल लक्ष्य, अपने प्राण रस, प्राण धर्म को अपने जीवन से भी मूल्यवान समझ के बचाए रखा। 25 साल के बाद पारिवारिक जीवन में आते थे। पारिवारिक जीवन के सारे ड्यूटी को निभाते हुए अपने जितने भी लायबिलिटीज है, कमिटमेंट्स है, इसको पूरा करने के बाद 50 इयर्स के बाद फिर वो गहन जंगलों में जाके वानप्रस्थ का जिंदगी, आध्यात्मिक जीवन जीते थे। अर्थात जीवन के शुरू में आध्यात्मिकता, जीवन के अंत में आध्यात्मिकता, और मध्य में भी आध्यात्मिकता का एक समन्वय श्रेष्ठ था। यही कारण है कि भारत सोने की चिड़िया, भारत जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति किया, गोल्डन बर्ड कहा जाता था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया? अपने कॉलोनियलिज्म और अपने इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद को फैलाने के लिए भारतवर्ष के संस्कृति पे अप्रत्यक्ष रूप में, सुनियोजित और सूक्ष्म रूप में आघात करने का कोशिश किया। वो कैसे किया वो आप जानते हैं। उन्होंने देखा कि भारतवर्ष के आध्यात्मिक शिक्षा बहुत ही मजबूत है, इसको तोड़ना असंभव ही नहीं, कष्ट नहीं, असंभव है। तो क्या करें? आप जानते हैं कि मैकॉले जैसा एक व्यक्ति यहाँ पर आए, उन्हें पूरे भारतवर्ष को खोज निकाला कि इसकी कमी कहाँ है। देखा कमी कुछ नहीं है, हाँ, इनके अगर शिक्षा व्यवस्था को अगर नष्ट कर दिया जाए तो भारतवर्ष को युग युग तक हम शोषण का यंत्र बना के अपना कॉलोनी बैठा सकते हैं। मैकॉले ने यही किया। भारतवर्ष के सामंतों, राजाओं, जमींदारों के बेटे बेटियों को लेकर प्रलोभन देके कि चलो भाई हम तुम्हें मुफ्त शिक्षा देंगे, तुम्हें नौकरी देंगे, वो दूसरे अपने देश में ले गए। अपने देश में लेके उस देश की कस्टम, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति उनके दिमाग में इस तरह से पिरो दिए
कि यहाँ आने के बाद उन्हीं को यहाँ का आईसीएस बनाया गया। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस, अर्थात वो व्यक्ति भारतीय होते हुए भी उनके चाल चलन, बिहेवियर, भाषा भारतीय जैसे नहीं रहा। इसलिए कोई व्यक्ति हंसी से कह देते हैं मजाक में कि इंडियन सिविल सर्विस, न वो भारत इंडियन रहा, ना वो सर्विस रहा, ना वो कुछ रहा। इसलिए वो कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश का तोता बनकर आए हैं। ऐसे ही तोता हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी बने हैं। ऐसे भी बहुत सारे तोता, और यही शिक्षा व्यवस्था क्या किया, धीरे 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 जो भारतीय जो ओरिजिनल जो जनगोष्ठी है उनके जो साधुता, सरलता को इग्नोर करके इनके साथ तालमेल नहीं रख पाया और इस भारतीयों को नीचे दिखाने का कोशिश किया। और भारत के स्वाधीनता के बाद भी वही जनगोष्ठी भारत के उच्च पदस्थ अधिकारी और नेता बन के रहे, जिसका नतीजा कि भारत के संविधान निर्माता भी वही लोग रहे। ब्रिटिश के दलाल, उस समय तत्कालीन राजनेता जो ब्रिटिश के ही प्रतिनिधि थे, और साथ साथ उस समय के पूंजीवादी जो व्यक्ति थे, यही लोग मिलके भारत के संविधान निर्माण किए, जिसके कारण भारत के ज़्यादातर जनगोष्ठी जो साधारण जनगोष्ठी के हितों का उन्होंने अनदेखा किया। अनदेखा करके वैसे ही शिक्षा व्यवस्था को भारतवर्ष में रखा गया, जो शिक्षा व्यवस्था भारतवर्ष के धीरे धीरे समूल नष्ट करे। यहाँ पर इंग्लिश बोलना, अंग्रेजी सूट बूट पहनना, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी फोर्क के साथ वो जो खाना खाना, सूट बूट पहनना, और भारतीय जो ओरिजिनल जो पोशाक परिच्छद, जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं, इसको अंडरमाइन करना और इसको नीचा दिखाने का कोशिश किया। और आज भी यही कहा जा रहा है। भारत के भाषाओं, जो विभिन्न जनगोष्ठियों की जो अपनी भाषा है, उसको तुच्छ भाषा माना जाता है और अंग्रेजी बोलने वाले को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसे ही भाषाओं पर भी अपने साम्राज्य फैलाया। उनके संस्कृति, हमारे संस्कृति पर भी हमारे अपने संस्कृति का साम्राज्य फैलाया, जो आज भी रोबोट की तरह आज भी हमारे भारतवर्ष के प्राण धर्म को नाश कर रहा है। उसी तरह से चाइना के भी प्राण धर्म को ओपियम और चाय के माध्यम से चाइना के जनगोष्ठी को नष्ट किया। उसी तरह से भारतवर्ष के जो जनगोष्ठी को नष्ट करने में सबसे बड़ा रोल रहा वो है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म भारतवर्ष के प्राण धर्म को सीधे तौर पे विरोध नहीं करते, बट ये पूंजीवादी इस तरह के मानसिकता के हैं कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के नहीं संपूर्ण विश्व के लोगों को वो भूखे कुत्ते की तरह बनाकर स्ट्रीट में धकेल देते हैं। अर्थात इनके जीवन के, इनके संपत्तियों को, इनके जीने के सारे अधिकारों को छीनकर एक भिखारी बनाकर इसे स्ट्रीट में ठेल देते हैं। बट वही जड़वादी कम्युनिज्म जो मार्क्सवाद, जड़वाद पे आधारित है, वो जो कि संपूर्णतः भारतवर्ष के प्राण धर्म के खिलाफ है। जड़वाद, मार्क्सवाद, कम्युनिज्म आध्यात्म के खिलाफ है। आध्यात्म को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, आध्यात्मिकता को स्वीकृति ही नहीं देता है। जो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक संस्कृति जो भारतवर्ष को सर्वोच्च स्थान दिया है, उसी का खिलाफ ये कम्युनिस्टों ने किया। कम्युनिस्ट इसीलिए देखा जाता है पूंजीवादी दलाल और ये साम्यवादी व्यवस्था, ये दोनों ही प्रत्यक्ष
एक प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में भारत के प्राण धर्म को नाश करने में कहीं भी पीछे नहीं रहा है। ये जितने भी आतताई हैं, इनकी भावधारा आतताई जैसा है। आतताई वो है जो दूसरे के संपत्ति को छीनता है, दूसरे के घर को छीनता है, दूसरे के फल फूल रहे मैदान खेतों खलिहान में आग लगा देता है। ऐसे ही ये पूंजीवादी और मार्क्सवादी जो कम्युनिज्म थॉट है, ये हमारे देश के भागवत तंत्र को नाश किया। वैसे ही मुगलों ने हमारी गुरुकुल व्यवस्था को नाश किया। गुरुकुल व्यवस्था को नालंदा, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटियों को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। कई महीने तक हमारे वैज्ञानिकों, शास्त्रज्ञों, आचार्यों के खोज को खत्म कर दिया। थीसिस बनाए हुए सबको नाश कर दिया, हमारे विज्ञान को नाश किया। उसी तरह से ये पूंजीवादी मनुष्य के खून को धीरे धीरे चूस चूस के आज मनुष्य को अंतसार शून्य कर दिया। और ये साम्यवाद, जड़वाद मनुष्य को नास्तिक बनाकर जड़भोगी भोगवादी विचारधाराओं को जागृत करके आज भारतवासियों को एक ऐसे परिस्थितियों में ला दिया है। आज हमारे देश भारतवर्ष, जिसका पर प्राण धर्म आध्यात्मिकता है, शत्रु दुश्मन चारों तरफ से इसको खाने के लिए तैयार है, इसको ग्रास करने के लिए आए। एक तरफ से लाल सलाम वाले चाइना, दूसरे तरफ से दूसरे संस्कृति के झंडा फहराने वाले हमारे प्राण धर्म को नाश करके हमारे यहाँ अपने चीजों को, अपने सांस्कृतिक भावधारा को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। ऐसे समय में आनंद मार्ग एक नए शक्ति, नए प्राण धर्म, प्राण रस को उज्जीवित करने के लिए इस धरती पे आया है। आनंद मार्ग की शिक्षा व्यवस्था, आनंद मार्ग की दर्शन शास्त्र, आनंद मार्ग का नीति शास्त्र, आनंद मार्ग की आध्यात्मिक अनुशीलन, योग साधना, ये भारतवर्ष के प्राण धर्म को उज्जीवित करता है, भारतवर्ष के प्राण धर्म को एनरिच करता है और भारतवर्ष के प्राण धर्म को संपूर्ण विश्व में फैला चुका है। भारतवर्ष के ऑलमोस्ट सूखे हुए जो जीवनी शक्ति है, इस जीवनी शक्ति को जागृत किया आनंद मार्ग। इसलिए अगर भारतवर्ष के प्राण धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करना है, भारतीयता की आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठित करना है, तो योग को भारत के संवैधानिक मान्यता देना होगा। योग धर्म को ही भारतवर्ष के संवैधानिक मान्यता देकर योग आधारित, आध्यात्म आधारित शिक्षा व्यवस्था को जागृत करना होगा, जो कि आनंद मार्ग की ऑलरेडी शिक्षा व्यवस्था है। इसलिए आनंद मार्ग की शिक्षा व्यवस्था वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना लेकर, यहाँ पर कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। इस दुनिया के जितने भी लोग हैं सभी एक ही परिवार के हैं। हरि पिता माता गौरी स्वदेश त्रिभुवनम, एक ही पिता के संतान हैं, एक ही पिता के हम लोग लाल हैं। हम लोग का एक त्रिभुवन हमारा घर है, परम प्रकृति हमारी माँ है। इस शिक्षा व्यवस्था के आधारित जो भी शिक्षा व्यवस्थाएं भारतवर्ष में बनेंगी, वही भारतवर्ष के प्राण धर्म को और भारतवर्ष को गौरवोज्जल स्थान प्रदान करेगा, भारत धर्मगुरु बनेगा। इसके लिए हमें बहुत परिश्रम और मेहनत करनी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।